अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है अली रुस्तम ने। इस वक्त तो मुल्क से बाहर हैं, वो कतर में हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जो सच्चे वाक़यात हुए हैं ये पाकिस्तान के शहर सरगोदा में हुए हैं। और उन्होंने कहा जहां आप मेरा नाम भी रियल बता दें, वहां ये लोकेशन सरगोदा शहर जो है ये भी रियल लोकेशन है जहां पे उनके साथ ये वाक़यात हुए हैं। उन्हें एक वॉइस मैसेज भी भेजा है जो एंड में मैं उन्हीं की आवाज़ में सुना दूंगा। कहानी के मतलब एक छोटी सी शुरू में मैं एक बात करना चाहूँगा। ये कहानी मैं इसलिए सुनाता हूँ, जब भी आप दुखी हों, परेशान हों, टेंशन में हों, मुसीबत में हों, कोई बात समझ ना आ रही हो, क्या करें, तो कुछ भी ना करें, हेडफोन उठाएं, कानों में लगाएं, आंखें बंद करें और ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो, कोई आवाज़ ना आ रही हो। आप कहानी लगाएं और सुकून के साथ आप कहानी सुनाएं। जो जितनी देर आप कहानी सुनेंगे आप रिलैक्स हो जाएंगे। यूँ समझिए ये एक एक्सरसाइज है। जिस तरह लोग मेडिटेशन करते हैं, मराकबा करते हैं, उससे कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो ये भी सुकून हासिल करने का एक ज़रिया है, ये भी एक मेडिटेशन है। तो आप इस कहानी को बजाय इस पे ये क्यों है, इस पे ये एतराज़ क्यों है, ये तो यूँ है, ये तो यूँ है, इन बातों को छोड़िए, सुकून लीजिए, अपने वक्त को बेहतरीन खूबसूरत बनाइए, मुसीबत, परेशानी, टेंशन को भुला के रिलैक्स होइए। अली रुस्तम कहते हैं 8वीं क्लास के मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम थे। पढ़ाई में मैं मसरूफ़ था। सरगोदा शहर के अंदर रिहाइश थी। ऊपर वाला पोर्शन था जहाँ पे हम रहते थे, मकान अपना था। जो घर का गेट था उसके बिल्कुल बाहर ही क्यारियाँ थीं जहाँ पे पौधे वगैरह लगाए होते हैं, क्यारी बनाई होती है। उसके सामने ही गली से थी, यानी साइड पे क्यारी थी, एक चौड़ी सी गली थी जो तकरीबन आप पैदल भी चलना चाहें तो 100 कदम के फासले पे गली ख़त्म हो जाती थी। सामने एक दीवार थी, लेफ़्ट को वो टर्न होती थी। जैसे ही आप टर्न होते थे कब्रिस्तान शुरू हो जाता था। और ये उन दिनों की बात है, अब तो माशाल्लाह काफ़ी जवान हैं, बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। वो कहते हैं उस वक्त आबादियां तो थीं, शोर शराबा भी था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जो आज गहमा गहमी, आज शोर शराबा और आज ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और ये सारा कुछ। वो जो गली थी उसमें इर्द गिर्द दोनों तरफ मकान थे। हमारा घर भी गली के अंदर ही था, लेकिन मकान कोई बहुत ऊंचे नहीं थे। कोई इक्का दुक्का मकान थे, जिस तरह हमारा मकान था 2 मंजिला था, वरना ज़्यादा सिंगल स्टोरी ही थे। ये बहुत प्यार भरा वक्त था, मोहब्बतों का दौर था, सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। गली में सब एक दूसरे को जानते थे। जहां पे हमारा घर था उसके बिल्कुल पास ही गली के कोने से भी पहले साइड पे सरकारी स्कूल था, एक बहुत बड़ा स्कूल। उसके बहुत ज्यादा कमरे थे और उसके 2 ग्राउंड थे बड़े बड़े। मैं जब अपनी खिड़की में ऊपर वाले अपने कमरे में बैठता तो मेरे कमरे की जो खिड़की थी उस खिड़की से अक्सर बैठ के मैं अपने स्कूल को देखता होता था। खिड़की से क्लियर नजर आता था। दरवाज़ा खोल के एक बालकनी भी बनी हुई थी, उस बालकनी के में भी खड़े होकर मैं अपने स्कूल को देखता था। जिन दिनों मेरे 8वीं के पेपर हो रहे थे वहीं पे मुझे बे फार्म की ज़रूरत पड़ गई। सिस्टर को कॉल किया, उनके पास पड़ा हुआ था, उनको कहा इमरजेंसी है, क्या आप बे फार्म पहुंचा के जा सकते हैं घर पे? उन्हें कहा कोई मसला नहीं, हम आ जाते हैं। सिस्टर और बहनोई बे फार्म लेके रवाना हुए और रात को तकरीबन कोई 7 साढ़े 7 बजे के करीब घर पहुंचे। अब ऐसे तो नहीं हो सकता था कि वो घर आते और वो खाना भी उनको ना खिलाते और उनको कहते बस आप बे फार्म दीजिए और जाइए। हमारी मोहब्बत, हमारी रिवायात, हमारा कल्चर, हमारा अदब व एहतराम, मोहब्बतों का सिलसिला आज भी अपना है। वो तो बहन थी, बेटी थी, अपने माँ बाप के घर आई थी, आओ भगत हुई, ख्याल रखा, खाना खिलाया गया और उनको इसके बावजूद कि जल्दी थी वापस जाने की, लेकिन फिर भी बातें करते, चाय पीते, खाना खाते तकरीबन 10 साढ़े 10 बज ही के। निकलते निकलते तकरीबन कोई 11:30 बजे का टाइम हो गया। वो मोटरसाइकिल पे आए थे मियाँ बीवी।
उन्होंने खुदाफिज किया कि हम तो एक बेफाम देने के लिए आए थे, जल्दी आए थे, लेकिन खाने पीने में और बातों में वक्त का एहसास ही नहीं हुआ, काफ़ी टाइम हो गया। घर वालों ने उनको खुदाफिज किया, वो रुखसत हुए, घर से वो चली गए। अभी वो आधे ही रास्ते में थे, अपने घर नहीं पहुंचे थे कि एकदम से याद आया चाबियां वहीं भूल आए हैं। उन्होंने राब्ता किया घर वालों से और उनको कहा कि चाबियां चेक करें, हम वहीं पे भूल गए हैं। घर वालों ने जब चाबियां चेक की तो कहा बिल्कुल आपके घर की चाबियां इधर ही हैं। तो उन्होंने कहा हम इतना लंबा सफ़र भी कर चुके हैं, अब जाके याद आया है कि चाबियां तो वहीं रह गई हैं। खैर हम अभी वापस आ रहे हैं अपनी चाबियां लेने के लिए। वो दोनों वहां से रास्ते से ही वापस रवाना हुए और जब बिल्कुल घर के करीब शुरू शुरू में ही जो कब्रिस्तान आता था, उस कब्रिस्तान के पास पहुंचे, कब्रिस्तान पूरा अबूर कर लिया। जैसे ही कब्रिस्तान ख़त्म होता था तो वहीं पे गली मुड़ती थी। जिस तरह मैंने घर की आपको लोकेशन बताई कि इनका जो घर का गेट है, इसकी राइट साइड को वही जो गली जा रही है, लेफ्ट को भी गली जा रही है, राइट को भी जा रही है। तो आप राइट की तरफ चलते जाएं तो 100 कदम के फासले पे जाके गली लेफ्ट को टर्न होती है। जैसे लेफ्ट को टर्न होती है तो वहीं पे ही कब्रिस्तान था। जैसे ही वो कब्रिस्तान ख़त्म हुआ तो उन्होंने आगे से राइट टर्न लिया। घर वालों से राब्ता हो चुका था, उन्होंने ही ढूंढ के बताया था कि हाँ आपकी चाबियां फलां टेबल पे पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा रुके हम आ रहे हैं। अब घर वाले कीज लेके यूं समझिए कि गेट के बाहर तो नहीं, क्योंकि रात का टाइम था, गेट के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन इस बेचैनी के साथ कि वो आए तो फटाफट उनको चाबियां दे दें। ऑलरेडी लेट हो चुकी है और उन बेचारों को फिर से आना पड़ गया। तो वो जैसे ही बेल बजाएं तो फौरी तौर पे उनको चाबियां पकड़ा दी। जैसे एक बंदा अलर्ट चाबियां लेके खड़ा होता है, तो उनके वाले साहब ऐसे अलर्ट बैठे हुए थे अंदर के। जैसे ही बेल हो मैं फौरन उनको चाबी पकड़ाऊं। उन्होंने जैसे ही गली के राइट पे टर्न लिया तो टर्न लेते ही जो पहली चीज जिस पे उनकी निगाह पड़ी, उस गली के अंदर आती हुई वो 10 फुट ऊंची औरत थी जो बिल्कुल सामने से आ रही थी। अब क्योंकि जिस घर तक उन्होंने पहुंचना था, जो उनका अपना घर था, वो 100 कदम के फासले पे था और वो जो मखलूक, वो बला, वो चीज़, वो जो भी औरत थी, क्या थी, जो चलती हुई आ रही थी, वो तकरीबन 5-6 कदम के फासले पे होगी, जो उनका अपना घर था जहां से उन्हें चाबी लेनी थी। अब वो चीज़ चलती हुई उनकी तरफ आ रही है और मोटरसाइकिल उसी चीज़ की तरफ जा रहा है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आने जा रहे हैं कि वहीं पर उन्होंने देखा, शुरू में उनको लगा कि कोई बहुत ही लंबे कद की औरत है जिसकी हाइट बहुत ऊंची है और सर पे उसने गठड़ी उठाई हुई है। शौहर जो चला रहे थे, बीवी पीछे बैठी थी, वो ध्यान नहीं दे सकी। उन्होंने उसी वक्त देखा तो उनको एहसास हुआ कि इसका कद तो बहुत ज्यादा लंबा है। 6 फुट कद भी हो इंसान का तो इंसान चौंक जाता है, ये तो 10 फुट लंबा था। और शुरू में तो उनको अंदाजा ना हुआ कि ये कोई मर्द है या औरत। ज्यों ज्यों करीब जा रहे थे तो अंदाजा हुआ। फिरोजी कलर का कुर्ता पहने, सफेद कलर की शलवार पहने, उन्हीं की तरफ चलते हुए जो आ रही थी वो कोई औरत थी। और जिस गठड़ी को वो समझ रहे थे कि उसने सर पे उठाया हुआ है, वो असल में गठड़ी नहीं थी, वो उसके बाल थे जो नीचे गिरने की बजाय 3 से 4 फुट ऊपर की तरफ उठे हुए थे। जैसे कोई मर्द या कोई लड़का अपने बालों को जेल लगा के स्ट्रेट बना लेता है, स्पाइक बनाता है, ऐसे सीधे सीधे कर लेता है, तो उसके तकरीबन 3-4 फुट लंबे जो बाल थे वो ऊपर की तरफ खड़े हुए थे। वो कोई गठड़े उठाए हुए नहीं थी, वो मोटे मोटे काले स्याह घने से बाल थे, वो ऊपर की तरफ उठे हुए थे और वो 10 फुट लंबी थी। और जब मोटर बाइक की लाइट उसके चेहरे पे पड़ी तो वो जो 10 फुट कदामत की ऊंची औरत थी जिसके 3-4 फुट लंबे बाल ऊपर की तरफ उठे हुए थे, उसकी आंखें इतनी लाल सुर्ख थी, जैसे मैं कहता होता हूं खून निकल रहा हो उसके बीच में से, इतनी लाल थी जो दूर से नजर आ रही थी।
कलर उसका सफ़ेद था, लेकिन बहुत ही चेहरा भयानक था। जिस चेहरे पे इतनी लाल कलर की सुर्ख आंखें हों, वो दूर से ही आंखें नजर आ जाती हैं और इंसान सहम जाता है, जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। जब एक भयानक चेहरे वाली, कलर तो उसका सफ़ेद था, काला नहीं था, सफ़ेद कलर के साथ चेहरा अजीबो गरीब सा था। उसके होंठ, उसका नाक कुछ भी इंसानों जैसा नहीं था, लेकिन चेहरा ज़रूर बताता था जैसे किसी इंसान का चेहरा होता है, ऐसे गोल तो चेहरा था। लेकिन आंखें अजीबो गरीब सी लाल थीं और उसके अलावा जो नक्शा नीचे था वो अजीबो गरीब सा था, बिल्कुल किसी इंसान से कतअन नहीं मिलता था। अंदाज़ा हो गया पीछे बैठी हुई बेगम को, कि जो शौहर के पीछे बाइक पे बैठी थी, कि बाइक की स्पीड ना सिर्फ स्लो हो गई है बल्कि शौहर के जिस्म के अंदर कपकपाहट आ गई है। मोटरसाइकिल लड़खड़ा रही है। पीछे बैठा हुआ जो शख्स भी हो, मर्द या औरत, ड्राइवर के पिछली सीट पे जब बैठा होता है मोटरसाइकिल के ऊपर, मोटर बाइक के ऊपर, तो जब बाइक रूटीन से हट के कोई चलाना शुरू हो जाए, जिसके जिस्म के अंदर खौफ आ जाए और खौफ के अंदर वो कांपते हुए उसका जिस्म वाइब्रेशन की तरह, वाइब्रेटर की तरह ऐसे कांपे, तो मोटरसाइकिल भी ऐसे हिलती है। तो वो मोटर बाइक भी ऐसे हिल रहा था। फौरन बीवी को लगा ये क्या हुआ है बाइक को, तो उसी लम्हे उसने भी मुड़ के देखा, तो वो 10 फुट लंबे कद वाली औरत, जिसके बाल ऊपर की तरफ उठे हुए थे, लाल सुर्ख खून बहाती बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे पे थी, उसने उसको भी देख लिया। और ये वो लम्हा था जिस वक्त उसका शौहर कांपते हाथों के साथ, खौफजदा जिस्म के साथ, जिस दिल की धड़कन शदीद तेज हो चुकी थी, उसी लम्हे मोटर बाइक की जो हेडलाइट थी उसी की रोशनी में उसने उसके पांव भी देख लिए थे, जो उन्हीं की तरफ चलती हुई आ रही थी। तो पांव का रुख भी आगे की तरफ होना चाहिए था, लेकिन उसके पांव उल्टे थे, पीछे की तरफ थे। जब भी इंसान कदम रखता है तो उंगलियां जो पांव की होती हैं वो सामने की तरफ होती हैं और ऐसे कदम रखता हुआ आता है, लेकिन उस औरत के जो पांव की उंगलियां थीं वो पीछे की तरफ थी, जिसको आम लोग पिछल पैरी कहते हैं, उल्टे पांव वाली चुड़ैल कहते हैं। 10 फुट लंबी उल्टे पांव वाली चुड़ैल अब बिल्कुल उनके आमने सामने आ चुकी थी। और ये एक ऐसा लम्हा था कि ना सिर्फ शौहर उसको देख चुका था, बल्कि बीवी ने भी पीछे बैठे हुए कलेयर उस चुड़ैल को देख लिया था, जो उस छोटी सी गली में उनके बिल्कुल सामने आ चुकी थी। अब जब इस तरह का मंजर हो जाए तो दो ही बातें हो जाती हैं, या तो इंसान बेहोश होकर गिर पड़ता है, दिमाग एक फिक्रा सोच रहा होता है, जो सामने इस तरह की चीज़ आ ही गई है, क्या मुझे मार देगी या मेरा खौफ ही मुझे बेहोश कर देगा। लेकिन जो मोटर बाइक चला रहा था वो अच्छा खासा बहादुर शख्स था। इसके बावजूद कि उसकी कपाहट, उसका खौफ, उसके दिल की धड़कन तेज़ होने के बावजूद वो ये सोच रहा था, रुकना तो मैंने नहीं है, मोटर बाइक की स्पीड खुद ब खुद मेरी स्लो हो चुकी है, अगर ये मुझे कुछ नहीं कहती तो मैं भी गुजर जाऊं, रुको मत वरना ये मार देगी, हम दोनों को खा जाएगी, हम दोनों को नुकसान पहुंचा देगी। रात के 12:30 बजे का टाइम, गली सुनसान पड़ी हुई थी और जिनको चाबी के लिए फ़ोन किया था वो भी घर के गेट बंद करके अंदर बैठे थे, वाकिफ वो भी नहीं थे इस हादसे थे जो बाहर होने जा रहा था। चुड़ैल और मोटर बाइक पे दो इंसान आमने सामने आ चुके थे और चलते चलते मोटर बाइक भी क्रॉस कर गया और वो चुड़ैल भी क्रॉस कर गई। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, ना चुड़ैल ने उनको नुकसान पहुंचाया, ना उन्होंने बाइक गिराई, बेहोश हुए, टेंशन में आए, खौफजदा तो थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने क्रॉस किया तो ऊंची आवाज़ में उन्होंने घर के फर्द को पुकारा जिस घर से उन्होंने चाबी लेनी थी। जब ऊंची आवाज़ दे के पुकारा था तो घर में उनके वाले साहब तो वैसे ही, अली रुस्तम के वाले साहब तो वैसे ही तैयार बैठे थे चाबी देने के लिए। जैसे ही बाहर से उनके नाम को पुकारा गया, जल्दी से वो गेट खोल के बाहर इसलिए आ गए, पुकारने वाले की आवाज़ में बहुत ज़्यादा खौफ था। जब भी कोई आपके घर के बाहर रात को 12 बजे आपको आवाज़ दे तो नॉर्मल आवाज़ और होती है, खौफ में डूबी हुई आवाज़ जो होती है वो बहुत अजीब सी होती है। सुनने वाले को पता लग जाता है बाहर जो भी है बेचैन है, परेशान है, टेंशन में है, डरा हुआ है।
तो क्योंकि रात का टाइम था, वाले सब चाबी देने के लिए बैठे थे, तो साथ रुस्तम भी छोटा बेटा था जो 8वीं में पढ़ रहा था, जिसका वो बेफाम देने के लिए थे। वो भी अपने वालिद के साथ उस खौफजदा आवाज़ को सुन के जो बाहर से नाम पुकारा गया था, जैसे ही वालिद ने गेट खोला बाहर निकले तो रुस्तम भी, अली भी वालिद के साथ बाहर आ गया, क्योंकि आवाज़ वो सुन चुके थे। तो उन्होंने बाहर निकलते ही पूछा क्या हुआ। तो बेटी अभी तक मुड़ मुड़ के उसी को देख रही थी जो अभी तक जा रही थी गली से, वो 10 फुट लंबी, अभी गली से मुड़ी नहीं थी, अभी तो क्रॉस किया था, क्रॉस करते ही घर आ गया था। वो स्लो स्लो चल रही थी। तो उसी लम्हे अली रुस्तम के वालिद की नज़र भी उसी 10 फुट लंबी चुड़ैल पे पड़ी, और अली ने भी क्लियर उस चुड़ैल को उस गली से जाते हुए देखा। वो फौरन समझ गए, क्योंकि मंजर इतना भयानक था। एक औरत, जिसने फिरोज़ा कहते हैं इस कलर को, जिस तरह ये मैंने फिरोज़ा पहना हुआ है ना, ये फिरोज़ा ही, इसका कलर भी इसलिए, इसको फिरोज़ा इसलिए बोलते हैं, ये भी फिरोज़ा ही कहना चाहिए, जिस तरह की ये मैंने मेरे ख्याल में शर्ट पहनी हुई है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो माफ़ कीजिएगा, मुझे कलरों का इतना ज़्यादा पता नहीं लगता, लेकिन ये फिरोज़ा है मेरे ख्याल में, तो फिरोज़ा इसी कलर को कहते हैं। ये जो कलर है मेरी अंगूठी का या मेरी शर्ट का, तो फिरोज़ा कलर की उसने शर्ट पहनी हुई थी, कमीज़ पहनी हुई थी, और उसके नीचे वाइट कलर की उस चुड़ैल ने शलवार पहनी रही थी, और पाँव उसके उल्टे थे। यह मंजर अली रुस्तम के वालिद ने भी देखा। अली रुस्तम जो बच्चा था 8वीं क्लास का स्टूडेंट, उसने भी देखा, और वो दोनों मियाँ बीवी तो देख ही क्लियर चुके थे, आमना सामना कर चुके थे। उनकी आवाज़ खौफ में डूबी हुई थी। फौरन वाले सब समझ गए, उसे कहा अंदर आ जाओ, छोड़ दो, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, क्योंकि वो जानते थे कि इससे पहले मेरी बेटी और उसका शौहर गिर पड़े, बेहोश हो जाएं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत भयानक मंजर देख लिया था। उन्हें फौरन जल्दी से उनको अंदर लेके गए, उनको पानी शानी पिलाया और उनको बिठाया, और उसके बाद कहा अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप रुक जाएं, रात को खैर है। क्योंकि जो नज़ारा अभी आप लोगों ने देखा वो हमने भी देखा है। हम उसकी शक्ल तो नहीं देख सके, उसका कद भी हमने देख लिया, और वो 3 फुट 4 फुट ऊंचे जो उसके बाल ऊपर की तरफ खड़े हुए थे वो भी हमने देख लिए हैं। और वो रात उन्होंने उसको वहीं पे रोक लिया। यकीनन एक भयानक मंजर था, एक खौफनाक बात थी जो घर वालों ने देखी थी, लेकिन वहीं एक बच्चे के जहन में सवाल पैदा हो गया, ख्वाहिश पैदा हो गई। अली रुस्तम, चुड़ैल, वो जो एक लंबी सी आंटी जा रही थी उसको वो चुड़ैल कह रहे थे। उसका मैंने, क्योंकि अली रुस्तम ने उसके पाँव नहीं देखे थे कि वो उल्टे पाँव वाली थी, उसके बाल जरूर देखे थे जो ऊपर की तरफ उठे हुए थे। अब उसके दिल में एक हसरत सी पैदा हो गई, मुझे चुड़ैल को देखना है, चुड़ैल कैसी होती है, मुझे उसको लाजमी देखना है। उसने घर वालों से इस ख्वाहिश का इजहार तो नहीं किया, लेकिन उसके दिल में रोज बरोज ये ख्वाहिश और पुख्ता होती गई, मैंने चुड़ैल को देखना है। तो वो क्या करता, जैसे ही मगरिब की अजान हो जाती, अंधेरा फैल जाता, गली में वीराना होता, वो बच्चा बाहर निकल के बैठ जाता कि मैंने चुड़ैल को देखना है। कभी घर वाले गुजरते और पूछते क्या कर रहे हो अली, तो कहता मैंने वैसे बैठा हुआ हूँ, बच्चा समझ के। वो भी कहते चलो अंदर चलो, रात को बाहर नहीं बैठते, उसको अंदर ले जाते। इसी तरह पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, रोज वो गेट के बाहर निकल के बैठा इस इंतजार में कि मुझे वो चुड़ैल नजर आ जाए, मैंने उसका चेहरा देखना है। जिस तरह वो बातें कर रहे थे, उसकी लाल लाल आंखें थी, वो बड़ी भयानक थी, ये है वो है। बहुत सारे बच्चों के अंदर बचपन के अंदर ये ख्वाहिश होती है, मेरे अंदर जिस तरह ख्वाहिश थी। किसने लिखा हुआ भी था, आप अपनी ज़िंदगी की स्टोरी के बारे में हमें बताएं, कैसे आप रूहानियत में आए, कैसे आप घोस्ट हंटिंग की तरफ आए, कैसे आपने ये किया। तो मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह मैं कभी आपको अपनी स्टोरी भी ये सारी सुनाऊंगा। तो मेरे अंदर भी ख्वाहिशात बचपन से थी, जिन्नात को देखने की, जिन्नात से मिलने की, बातें करने की। और आप डरते भी हैं, प्रोग्राम में आपने मुझे देखा होगा मैं डर जाता हूँ। ये डरना नहीं, इसको कहते हैं चौंक जाना। कोई ख्यालों में बैठा है ना, आप पीछे जाके हाउ जोर से करे तो वो चौंक जाएगा। हम उसको आम लफ्ज़ों में कह देते हैं डर गया। डर तो वो होता है कि वो उसके बाद मुसलसल डरे जाए, चौंकना, अचानक से चौंकना। तो जब भी राज प्रोग्राम में भी आपने को देखा होगा कोई इस तरह का वाकया होता है तो मैं एकदम से झटका मारता हूँ, तो ये चौंकना है। लेकिन साथ ही में आकड़ जाता हूँ, रुको तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो उसके बाद मेरा डर खत्म हो जाता है। अचानक से मूवी देखते हुए भी मैं डर जाता हूँ, मतलब इस तरह चौंक जाता हूँ, झटका निकल जाता है मेरा। लेकिन ये ख्वाहिश बचपन से होती है। तो अली रुस्तम के अंदर भी बचपन से ख्वाहिश थी। रोज़ वो घर के बाहर निकल के बैठ जाता, कोई तकरीबन 8वां 10वां दिन था कि वो बाहर बैठा हुआ था, मोटर बाइक खड़ा था बाहर,
घर के बाहर। वो उसी के ऊपर बच्चा चढ़ के बैठ गया। वो जो गली थी, गली के जो एक साइड पे जो स्कूल था, स्कूल के साथ एक करियाने की दुकान भी थी जो अक्सर रात तक खुली रहती थी, जिसमें गली के लोग ही घरों से निकलते और जो छोटा मोटा सामान लेना होता उस करियाने की दुकान से ले आते। रूटीन वाइज वो निकला, वो आके मोटर बाइक खड़ा हुआ था, उसके ऊपर बैठ गया इस इंतजार में कि अभी कोई चुड़ैल आएगी, मैं उसको देखूंगा। एक बच्चे के अंदर हसरत थी चुड़ैल को देखने की, तो वो उसी तरह बाइक पे बैठा हुआ था। अभी उसको बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसकी आंखों ने जो मंजर देखा वो वाकई अजीबो गरीब था। वो कहता है, मैंने देखा गली के अंदर जिस तरह बड़ी बड़ी बुटीक्स पे जाएं तो डमीज लगाई होती हैं जिनको ड्रेस पहनाए हुए होते हैं, स्टैचू बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, कोई लड़की बनाई हुई है, लड़का बनाया हुआ, बच्चा बनाया हुआ है, जिन्होंने बहुत से कपड़े पहने हुए हैं। अक्सर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जो हैं उनके अंदर सब ने देखे होंगे, अब तो छोटे छोटे शहरों वालों को भी यूट्यूब पे उन्होंने देखा हुआ होगा। बड़ी बड़ी जो बुटीक्स होती हैं या जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, वहाँ पे कपड़ों की दुकानों पे पैंट शर्ट हो, ख़वातीन के ड्रेस हो, तो उन्होंने एक डमी खड़ी होती है, लड़का या लड़की, उस प्लास्टिक का जो पुतला बना हुआ होता है उसको कपड़े पहनाए हुए होते हैं। उसी तरह के वो कहता है, अली मैंने देखा कि दो आगे जा रहे थे, दो उनके पीछे थे और दो उनके पीछे। ये हो गए 6 जो आगे पीछे दो दो करके चलते हुए आ रहे थे, 2 आगे, 2 उनके पीछे, 2 उनके पीछे, और सबसे आखिर में एक वही डमी, वो स्टैचू था जो गली से चलते हुए जा रहे थे। हैरत की बात ये थी, क्लियर नजर आ रहे थे, ये कोई इंसान नहीं है बिल्कुल। और ये जब उस वक्त उसकी निगाह पड़ी, वो नीचे ज़मीन पे बैठा कर अब देख रहा था मैं, जैसे मेरी एकदम से निगाह पड़ी तो तकरीबन 4 से 5 कदम के मेरे से फासले पे थे। टोटल ये तादाद में 7 थे, 2 आगे, 2 उनके पीछे, 2 उनके पीछे, और आखिर में एक था सब्ज कलर का, जैसे कोई कपड़ा सा होता है, कोई बड़ी सी चादर सी होती है। उनके सरों से भी तकरीबन 2-3 फुट ऊंची थी, वो लहरा रही थी, सबके सरों के ऊपर थी एक सब्ज कलर की चादर जो लहरा रही थी, सरों को टच नहीं हो रही थी, और बहुत ज्यादा फैली हुई नहीं थी, थोड़ी सी वो फैली हुई, लहराती हुई, जिस तरह झंडा लहराता है इस तरह लहराती हुई एक चादर थी, उनके सरों के ऊपर थी, सब्ज कलर की। और उनके चलने का जो अंदाज था, ऐसा नहीं था कि इंसान जिस तरह कदम उठा के रखता है, ऐसे नहीं थे, वो डमी ही थे। जिस तरह डमी को हाथ से पकड़ के इस तरह हिलाया जाए और चलाया जाए तो क्या होगा कि हम, उनकी टांगें तो मूव नहीं करी होंगी, उनको पकड़ के हम एक एक टांग इधर आगे चली जाएगी, फिर ये रखेंगे, इधर चली जाएगी, फिर इधर चली जाएगी। जिस तरह डमी चलेंगे तो आप उनको ज़बरदस्ती चलाएंगे, टांगें मूव नहीं कर रही होंगी, ऐसे ऐसे टांगें जा रही होंगी। इस अंदाज में वो डमी चल रहे थे। और सबसे जो आखिर में डमी थी, उसके हाथ में एक पट्टा सा था, बेल्ट सा था, जिस तरह किसी जानवर को पट्टा डाला जाता है और हाथ में आप पट्टा पकड़ते हैं, बिल्कुल इस तरह का एक पट्टा था। बेल्ट नहीं, पट्टा सा था। बेल्ट की तरह का होता है, अक्सर लोगों ने कुत्ते के गले में डाला होता है। तो इस तरह का उसके हाथ में जो पट्टा सा था, वो पट्टा एक उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, एक सिरा, और दूसरा सिरा ऊपर आसमान की तरफ लहरा रहा था। हवा बिल्कुल नहीं थी, और वो इतना वजनी होता है कि वो हवा में लहरा नहीं सकता, उस वक्त तक नहीं लहरा सकता जब तक शदीद तूफान या आंधी आए तो शायद वो लहराए, वरना वो नहीं लहरा सकता। वो काफी मोटा सा होता है पट्टा जो होता है जानवर के लिए। वो हवा में लहरा रहा था, और उनके जो मुंह थे वो कोई भी इंसान की तरह मुंह नहीं थे, क्योंकि वो डमीज होते हैं, स्टैचूज होते हैं, उनके गंज होते हैं, कोई बाल तो होते नहीं है, तो उनके कोई चेहरे के नक्श नहीं होते। एक नाक और इस तरह की आंखें डमी सी बनाई हुई होती हैं, वो अक्सर लोगों ने देखा होगा, जहन में आ गया होगा, बिल्कुल वैसे थे वो। हाथ भी ऐसे तो जो हिल नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी चल रहे थे। तो जिस तरह मैंने कहा ना, जिस तरह कोई इस तरह चलाता है, इस तरह वो चल रहे थे, हाथ पांव हिल नहीं रहे थे, यानी ये इस तरह हरकत नहीं कर रहे थे। और जिसके हाथ में वो पट्टा सा था और एक सिरा उसके हाथ में था, दूसरा ऊपर की तरफ लहरा रहा था, वो मुंह से एक आवाज निकाल रहा था, आ जाओ, आ जाओ टॉमी, आ जाओ। टॉमी या टॉमी से मिलता जुलता लफ्ज़ अली कहते हैं, जो मुझे समझ आ चुका। मेरी अभी उनसे तफसील से बात भी हुई है, ये पॉइंट मैंने उनसे पूछे भी हैं। तो कह रहे जैसे कोई कहता है ना आजा आजा, तो क्लियर मुझे समझ आ रहा था, लेकिन आगे वो टॉमी कह रहा था या क्या कह रहा था, इस तरह कोई लफ्ज़ बोल रहा था, आजा टॉमी आजा,
आजा, और आगे टोमिया या इससे मिलता जुलता कोई लफ्ज़ बोलता था जो मुझे क्लियर नहीं समझ आ रहा था। आजा आजा तो वो क्लियर कह रहा था। और जब कहता है मैंने उनको इतना देख लिया कि ये तादाद में 7 हैं, उनके ऊपर एक ग्रीन कलर का कपड़ा लहरा रहा है, पीछे वाले के हाथ में एक पट्टा सा है और उसका दूसरा सिरा हवा में लहरा रहा है, तो उसी दम मैं एकदम इतना खौफजदा हो गया कि ये स्टैचू खुद से कैसे चल रहे हैं जो मुझसे 4-5 कदम के फासले पे हैं। तो उसी वक्त मैंने ऊंची आवाज़ में अब्बू को पुकारने के लिए आवाज़ लगाई, तो एहसास हुआ मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल सकती। मैं वाले साहब को पुकारना चाह रहा हूं लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा। मुझे लगा जैसे मैं एक जगह पे फिक्स हो गया हूं, एक जगह पे स्टक हो गया हूं, जैसे मुजस्समा सा बन गया हूं, कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन मुझे ज़ोर लगा रहा था कि नहीं, मुझे आवाज़ निकालनी है, अपनी हिम्मत को जमा रखना है। जिस तरह बच्चे को पकड़ भी लें तो वो ज़ोर लगाता है, तो एक तरह से वो मुजस्सम भी बन गया था, लेकिन ज़ोर लगा रहा था। और कहता है जैसे कैसे मेरे मुँह से एक ऊँची आवाज़ अब्बू जी का नाम की निकल गई। जैसे ही जोर से मैंने अब्बू को पुकारा, काफ़ी सेकंड्स मुझे लगे, कोई 20-25 सेकंड लगे, मैं नहीं आवाज़ निकाल पाया। लेकिन जैसे ही मेरी आवाज़ निकली, अब्बू जी का नाम मैंने पुकारा, तो उसी लम्हे वो जो 7 के 7 थे जिनकी मैंने कमर देखी थी, मुंह अभी तक नहीं देखा था, उन सबकी गर्दनें गोल घूम गई हैं, वो अपनी जगह पर रुक से गए हैं। जो अजीब से लहराते हुए जा रहे थे, चल तो नहीं पा रहे थे, लहराते हुए जा रहे थे, वो एक जगह पे रुक गए हैं मेरी आवाज़ निकालने पे, और उसी वक्त उनकी गर्दनें घूमी हैं, और उसी वक्त मैंने उनकी गर्दनों को, उनके चेहरों को क्लियर देखा है। तो बिल्कुल स्टैचू, बिल्कुल डमी चेहरे जिस तरह के होते हैं स्टैचूज़ के, स्टैचू का आप चेहरा देखें तो कुछ भी नहीं बना होता, ऐसे गोल सा उन्होंने बनाया होता है, नाक भी नहीं बनाया होता, खासकर ऐਵੇਂ ही गोल बना देते होते हैं। तो बिल्कुल इस तरह के गोल से डमी से स्टैचू थे, कोई चेहरा तक उनका नहीं था। और जैसे ही उन्होंने गर्दनें घुमाई और मेरी तरफ देखा, तो कहते हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। मैंने दूसरी तरफ, एक साइड पे वो थे गली में, मैंने दूसरी तरफ दौड़ लगानी शुरू कर दी, खौफ के आलम में भागता भागता गली की दूसरी साइड पे जो करियाने की दुकान थी वहाँ पे पहुँच गया। और ऐसा पहुँचा कि उसने मुझे कहा क्या हुआ इतना क्यों भाग रहे हो, मुझे पकड़ लिया। और मैं बहुत खौफज़दा था, बहुत डरा हुआ था। इस तरह उसने मुझे जैसे ही अपने पास बुलाया तो एक तरह से मैं उसके बाजू में गिर सा गया, जैसे बेहोश सा हो जाता है बच्चा। और जब उसको होश आया तो कहता है वहाँ पे कुछ बच्चे भी जमा थे, औरतें भी खड़ी हुई थी, और वालिद साहब भी वहाँ पे आ गए थे। सब मुझसे पूछ रहे थे, मेरा नाम पुकारे थे, अली क्या हुआ है, अली क्या हुआ है। और जब मैंने सबको देखा, आंख खुली, मेरे देखा औरतें भी खड़ी हैं, बच्चे भी खड़े हैं, मेरे वालिद साहब भी हैं, तो मैं उठ के बैठ गया और मैंने इधर उधर देखा। तो मुझे याद आ गया कि मैंने सब क्या देखा था। लेकिन वहाँ पे मैंने खौफ के मारे, अबू का मुझे कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो मैं भाग आया हूँ। मैं इसलिए जल्दी जल्दी भागा हूँ, अंकल की दुकान पे हूँ, मुझे किसने पकड़ने की कोशिश किया। तो वालिद साहब ने पूछा किसने पकड़ने की कोशिश की। उसने कहा कोई 2 बंदे थे, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैं डर के भाग गया हूँ। तो वालिद साहब ने कहा चलो आओ घर चलें। तो बाकी बच्चों से भी वो कहना शुरू हो गए, दुकानदार भी सारे, बच्चे रात को ना बाहर निकला करो, देखो उसको भी कोई पकड़ने की कोशिश करता, चलो अपने अपने घरों को जाओ, जाओ सारे अपने अपने घरों को। और सब अपने अपने घरों को चले गए। अली को भी लेके वो घर आ गए। घर आके वाले साहब ने पूछा क्या हुआ था। तब उसने अपने वाले साहब को बताया कि मैंने इस तरह वहां पे क्लियर एक मंजर देखा है। वाले साहब ने उसको पर दम किया, पढ़ा और कहा अल्लाह खैर करेगा, बस रात को अब तुमने आइंदा मगरिब के बाद बाहर नहीं निकलना। वो कहते हैं वहां पे हम कुछ अर्सा रहते रहे, और उसके बाद फिर हम वहां से सरगोदा शहर से वो घर छोड़ के एक और घर में शिफ्ट हो गए। ये भी 2 मंजिला घर था। न्यू एरिया भी उन्होंने कहा बता दें, बेशक न्यू सैटेलाइट टाउन एरिया का नाम था। वहाँ पे उन्होंने ब्लॉक भी बताया, यहाँ पे ब्लॉक बताना ज़रूरी नहीं है। उस ब्लॉक के अंदर वो कहते हैं हमने वो घर जाके लिया, ऊपर वाले पोर्शन में हम लोग शिफ्ट हो गए। नीचे कोई और रहते थे, रास्ता बिल्कुल सेपरेट था, उनका गेट तो एक ही था बड़ा सा, लेकिन आगे रास्ता उनका अलग था, हमारा अलग था। सीढ़ियाँ चढ़ती थी, मोटर बाइक हम नीचे खड़ी करते, सीढ़ियाँ चढ़ते थे। जैसे ही सीढ़ियाँ चलते तो दरमियान में एक गैलरी टाइप आती, एक स्टोर टाइप आता, जिसके अंदर सारा सामान पड़ा हुआ था। हमने भी अपनी रज़ाइयाँ, गद्दे, बिस्तर, मैट्रेस, कुछ इस तरह की जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसके अंदर रख दी, और ऊपर बाकी अपना सारा सामान शिफ्ट कर दिया। मेरा जो कमरा था उसकी जो खिड़की थी वो बिल्कुल उस स्कूल की तरफ, नहीं सॉरी, ये वाक़या वहीं का है, उसी स्कूल का। वो न्यू सैटेलाइट टाउन वाला घर अभी आगे आएगा, माजरत।
उसी ही घर में जहाँ पे ये वाक़या हुआ था, उन्होंने बाहर वो स्टैचू देखे थे और चुड़ैल नज़र आई थी, उसी घर का ये वाक़या है। वो कहते हैं कि मेरा ऊपर वाला जो कमरा था, उसकी जो खिड़की थी उसी स्कूल की तरफ खुलती थी जो घर के बिल्कुल साथ था, जिसके 2 बड़े बड़े ग्राउंड थे, बीच में एक ट्रैक बना हुआ था वॉक करने के लिए, जो कि लंबा सा ट्रैक होता है। उसकी दूसरी साइड पे भी कमरे बने हुए थे और ग्राउंड था, इस साइड पे भी बड़ा ग्राउंड था, दरमियान में एक ट्रैक था, जॉगिंग ट्रैक। स्कूल में तो नहीं होता जॉगिंग ट्रैक, लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया उसके लिए। वो कहते हैं एक रात का टाइम था, मेरे कमरे के साथ बालकनी भी बनी हुई थी, मैं बालकनी खोल के भी अक्सर शाम के टाइम बाहर खड़ा हो जाता, नज़ारा करता, स्कूल को देखता रहता, और खिड़की से तो स्कूल वैसे ही क्लियर नज़र आता था। ये एक रात का टाइम था कि मैं अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था कि मुझे छोटा पेशाब आया, मैं उठा और वॉशरूम चला गया। जब मैं वापस आ गया अपने बिस्तर पे लेटा तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी देर करवटें लेता रहा, इधर उधर सोने की कोशिश करता रहा, तो मुझे एहसास हुआ नींद नहीं आ रही। और ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है कि आप गहरी नींद में होते हैं, वॉशरूम जाते हैं, वापस आते हैं तो फिर एकदम से एहसास होता है कि नींद ही उड़ गई है, नींद ही नहीं आ रही। तो अली के साथ भी ऐसा हो रहा था। अब वो बिस्तर पे लेटा करवटें ले रहा था, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद वो उठ के बैठ गया। जब आप बिस्तर पे लेटे हो और आपको नींद ना आ रही हो तो फिर ऐसा ही होता है, आप उठ के बैठ जाते हैं कि यार क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही। आजकल तो वो बच्चा था शायद उस वक्त, उसके बाद मोबाइल नहीं था, वरना आजकल तो बंदा क्या करता है, फौरी तौर पे मोबाइल निकालता है और मोबाइल पे शुरू हो जाता है कि चले मोबाइल देखते देखते नींद आ जाएगी। वो उठ के बैठ गया कि रात का टाइम है, मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही, काफ़ी देर हो गई मुझे करवटें लेते हुए। तो अपने बिस्तर से उठा, उसने बालकनी खोली और बालकनी के अंदर जाके खड़ा हो गया। अब वो मुसलसल उस स्कूल को देखे जा रहा था जो इस वक्त बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। कहीं कहीं पे उसकी रोशनियां जल रही थी, अक्सर जगहों पे उसके अंधेरा पड़ा हुआ था, उसके सारे क्लासरूम बंद थे। ग्राउंड की उस पोर्शन को जहां जहां पे लाइट थी वो देख पा रहा था, वरना ग्राउंड भी अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे मैं कुछ देर के लिए खामोश हो जाता हूँ, एक खामोशी से छा जाती है, तो रात के पहर भी ऐसी ही एक खामोशी होती है। मैं अपनी कहानियों को कोशिश करता हूँ रात के पहर ही रिकॉर्ड करूँ। कभी कभी ऐसा हुआ है, पिछले दिनों भी हुआ है कि मैं कहानी दिन को रिकॉर्ड करता हूँ। इस वक्त भी टाइम 2 बज गए हैं, सामने घड़ी लगी होती है, मैं उसकी तरफ देख रहा होता हूँ। 2 बजे, मैं अमूमन 1, 2, 3, 4 ये टाइमिंग है जब मुझे टाइम मिले, तो इन टाइमिंग में मैं कहानी रिकॉर्ड करता हूँ। रात की एक अपनी ज़बान है, मुझे रात से प्यार है। रात, आप बोलते बोलते जब चुप कर जाते हैं तो कोई बोलता है, विस्पर करता है, विस्परिंग में आपसे बात करता है, आपके इर्द गिर्द होता है। यकीन मानिए, मुझे माल टाउन में भी मेरा घर है, मैं निकल के ग्राउंड में चला जाता हूँ, कोई फिर रहा है जो नज़र नहीं आ रहा, जो खेल रहे हैं जिनके बच्चे, जिनको हम जिन कहते हैं या ऐसी मखलूक कहते हैं, मैं इनको ढूंढने की, इनसे बात करने की, चुप करके बैठता हूँ, उनको देखने की कोशिश करता हूँ। जब मैं अंदर दाखिल होता हूँ उनको पता लग जाता है ये आ गया है। रात किसी वक्त मैं आपको इसके ऊपर भी एक कुछ बताऊँगा। खैर वापस आते हैं, मैं उसकी तरफ आ गया था। रात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो रात को बच्चा खड़ा उस बालकनी में देखता रहा, किसी सरगोशी को सुनने की कोशिश करता रहा, मुसलसल उस स्कूल की तरफ देखे गया, कुछ भी नजर नहीं आया सिवाय उन चंद जगहों के जहां पे वो रोशनी फैल रही थी, या खामोशी खामोशी, हर कोई बिस्तर पे सो रहा था। बालकनी से वो वापस कुछ देर खड़ा रहा वहां पे। वहां से जब थक गया, उसको लगा कि अब मुझे बिस्तर पे जाना चाहिए, शायद अब मुझे नींद आ जाए। वो बालकनी से वापस आया, बिस्तर पे अभी बैठने ही लगा था कि मुड़ के उसकी निगाह उस खिड़की पे पड़ी, तो ऐसा लगा कि सामने खिड़की से जो स्कूल नजर आता है वहां पे कुछ उसने देखा है। क्या देखा है? किसी रोशनी को देखा है। फौरन से वो खड़ा हो गया। वो बच्चा था, जिस तरह पहले भी वो अपनी गली के बाहर बैठा था चुड़ैल को देखने के लिए, उसके अंदर जुस्तजू थी, ख्वाहिश थी, शौक था, डर भी था, शौक भी था। वो दोबारा से आया, खिड़की को खोला और देखा उसने, जहां से उसने देखा था कि कुछ महसूस हुआ है। तो अब उसकी आंखें जो एक क्लियर मंजर देख रही थी, वो जो स्कूल अंधेरे में डूबा हुआ था, कहीं कहीं पे जो रोशनी थी तो वहां पे उसका ग्राउंड थोड़ा सा नजर आ रहा था। तो अब उसने देखा 3 लाइटें हैं जो चलती हुई जा रही हैं। जो उसने खिड़की से लाइट को देखा था,
करीब जाके उसने देखा तो उसको पता लगा जो 3 लाइटें हैं वो चलती हुई जा रही हैं। तो उसने जब गौर से देखा तो उसको पता लगा वो 3 लाइट्स नहीं, 3 सफेद शैडो हैं। जिस तरह ब्लैक साया होता है, इंसान के कद का भी एक शैडो, एक साया उसके साथ खड़ा होता है। धूप में भी आप देखें आपको अपना साया नजर आता है, तो इसी तरह सफेद कलर का भी वो साया होता है। और उस वक्त वो जो ग्राउंड में देख रहा था वो 3 सफेद इंसान के कद के साए थे और उन्हीं से रोशनी निकल रही थी। दूर से वो रोशनी महसूस होते थे। गौर करने पे पता लगा कि वो अजीब सी लंबी लंबी उनकी टांगें थीं। कद शायद इंसानों से लंबे थे क्योंकि उनकी टांगें बहुत स्ट्रेट, इंसान की तरह टांगें नहीं थीं, बहुत स्ट्रेट सी, जिस तरह लकड़ी की बनी हुई टांगें होती हैं ऐसी लंबी लंबी टांगें थी। और वो टांगों से तीनों चलते हुए एक तरफ जा रहे थे और उन्हीं के अंदर रोशनी निकल रही थी। और उसी रोशनी, वो जहां जहां से गुजर रहे थे वो रोशनी इर्द गिर्द भी चीज़ों को दिखा रही थी। लेकिन ये क्लियर था, वो इस तरह के थे जैसे बिल्कुल सफ़ेद साया हो और टांगे बिल्कुल सीधी चला रहे थे, ऐसे फोल्ड नहीं हो रही थी, लंबी लंबी उनकी टांगी थी। और वो तीनों बिल्कुल इंसान की तरह वो सफ़ेद साए चलते हुए जा रहे थे। जैसे ही उसकी आंखों ने ये मंजर देख लिया उसको समझ लग गया कि ये 3 सफ़ेद साए हैं और चलते हुए जा रहे हैं। तो फ़ौरन डरता हुआ वापस आया और अपने बिस्तर पे आके दुबक के बैठ गया। अब तो वो सोच सकता नहीं था क्योंकि वो डर गया था, उसने ऐसा मंजर देख लिया था। वो रात सारी उसने खौफ ज़दा होकर गुजार दी, लेकिन फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि खिड़की में दोबारा जाके खड़ा हो और उन 3 सफ़ेद सायों को देख सके। उसने क्लियर उन 3 सायों को देख लिया था। वक्त गुजरता रहा, फिर उन्होंने ये मकान छोड़ दिया और उसके बाद सरगोदा शहर के अंदर ही न्यू सैटेलाइट टाउन के अंदर उन्होंने एक और घर ले लिया, जिसका भी थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि वो सेपरेट ऊपर की तरफ रास्ता जाता था और सीढ़ियों के बीच में, जहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती थी, वहीं पे ही एक स्टोर बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने अपने गद्दे, मैट्रेस, सामान, रज़ायाँ, ये सारा कुछ रख देते थे। वक्त गुजरता रहा, वो उस घर में रहते रहे कि एक दिन ऐसा हुआ, वो कहता है मैं बड़ा हो चुका था, मेरे पास बाइक था, मोटर बाइक था। मैं मोटर बाइक लेके आया, आके मैंने खड़ा किया, मतलब इतना बड़ा भी नहीं हुआ था लेकिन इतना कि मोटर बाइक चला लेते होते हैं। उसका अपना नहीं था, शायद पूछना मुझे भी नहीं याद रहा, भाई का था, उसका था। उन्होंने कहा मोटर बाइक, कहानी में जिन्होंने कहा मोटर बाइक पे आया और मैंने मोटर बाइक आके वहाँ पे नीचे खड़ी की। गेट तो बड़ा हम दोनों का एक ही था, नीचे वालों का भी हमारा भी, लेकिन रास्ते सेपरेट सेपरेट थे। ना उनको हमसे कोई परेशानी थी ना हमें उनसे कोई परेशानी थी। कह रहे मैंने आके अपना बाइक जैसे ही खड़ा किया, उस वक्त नई नई हाँ नहीं, उनका अपना बाइक था मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे याद है वो कह रहे थे उस वक्त नई नई LED आई थी, बाइक के ऊपर LED लगती थी, बटन दबाते थे तो LED जल जाती थी और बटन ऑफ करते थे तो LED ऑफ हो जाती थी। कहते मैंने वो उस वक्त LED लगवाई हुई थी। यकीनन उनका होगा, इसलिए मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनका है, क्योंकि जब उन्होंने ये जुमले बोले ना मैंने लगवाई हुई थी, तो वो LED उन्होंने लगवाई थी। वो आके मैंने बाइक जब घर में खड़ा करना होता है तो आपने बड़े स्टैंड पे लगाना होता है मोटर बाइक को, बाहर कहीं भी या छोटे स्टैंड पे, साइड वाले स्टैंड पे लगाते हैं। तो कह रहे आके मैंने उसको बड़े स्टैंड पे जैसे ही लगाया तो मुझे लगा कि सामने वो जो जगह बनी हुई है किसी के पाँव नजर आ रहे हैं। अंधेरा सा था और मुझे जब ये एहसास हुआ सामने किसी के पाँव नज़र आ रहे हैं तो मैं उन पाँव की तरफ देखना शुरू हो गया। और जब मैंने गौर किया, देखा तो वहाँ पे कोई भी मुझे पाँव नज़र ना आए। मुझे लगा शायद मेरा वहम था या मुझे वाकई पाँव नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे पाँव थे लेकिन मैंने पाँव क्लियर देखे थे। अभी तक बाइक की LED नहीं जलाई थी, वो जो छोटी सी इशारे या जो भी लाइट जल रही थी उस लाइट की सोर्स में उन्होंने देख लिया था, अली रुस्तम ने, कि छोटे छोटे पाँव थे जो उसने देखे थे। लेकिन अब वो इस शशोपंज में था, मेरा वहम है मैंने पाँव देखे तो वाकई यहाँ पे पाँव थे। कह रहा मैं अभी सोच ही रहा था कि फिर मैंने कहा यार LED जला के देखता हूँ। मैंने LED जलाई जो नई नई आई थी, काफ़ी तेज़ उसकी रोशनी थी। LED जला के रुख उसका उसी तरफ किया तो देखा कोई भी पाँव नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने LED वहां पे उस रुख की तरफ की जिस रुख पे मुझे छोटे छोटे पाँव नजर आए थे, पाँव तो नजर ना आए लेकिन उसी लम्हे अंदर जो भी था उस स्टोर रूम में, उसने बाहर झांका।
जब उसने अपना सर बाहर निकाल के झांका तो उसने देखा वो जो सर चंद सेकंड के लिए बाहर आया, उसने स्माइल दी और अंदर चला गया, वो किसी छोटे बच्चे का सर था। एक ऐसा छोटा बच्चा, वो कहते हैं आज भी मुझे वो क्लियर, मेरी अभी उनसे बात हुई, कह रहे आज भी मुझे उसका चेहरा क्लियर याद है। बिल्कुल गोल सा उसका चेहरा था, बाल उसके बिल्कुल छोटे छोटे से, जिस तरह टिंड कराई होती है, छोटे छोटे बाल उगते हैं, छोटे छोटे, यानी माथे से भी ऊपर छोटे छोटे उसके बाल थे। आंखें उसकी लाल थीं और गोल गोल सी आंखें थीं, जिस तरह इंसानों की इस तरह आंख है, ऐसी आंख नहीं थी, उसकी गोल गोल सी आंखें थीं। और दोनों गोल गोल आंखों को नीचे और नाक, यानी एक काली लाइन इस आंख के नीचे, एक काली लाइन इस आंख के नीचे, और नाक वाली जगह पे भी एक मोटी काली लाइन यहां तक आ रही थी, चिन तक, थोड़ी तक आ रही थी, जो चिन होती है आपकी। यानी उसकी गोल लाल सुर्ख खून की तरह की गोल गोल आंखें थीं, और आंखों, दोनों आंखों के नीचे और दरमियान भी एक मोटी, जिस तरह जंगलियों का आपने मूवीज में देखा होगा कि जंगली जो होते हैं वो अपनी लाइनें लगा लेते हैं मुंह के ऊपर, तो उस बच्चे के मुंह पे भी 3-4 इस तरह की लाइनें थीं। यानी दरमियान में भी 1-2 लाइनें थी नाक वाली जगह पे, और आंखों के नीचे भी मोटी मोटी लाइनें थी जो यहां चिन तक आ रही थी। और वो बिल्कुल गोल सी, बड़ी बड़ी सी लाल सुर्ख खून की तरह उसकी आंखें थी और गोल सा उसका चेहरा था। और जब जैसे उसने सर बाहर निकाला तो जैसे कोई झांकता है साइड से, इस तरह सर करके, इस तरह करके उसने सर बाहर निकाला, झांका। उसके इस झांकने से ऐसे लगा जिस तरह उसने मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आई हो, जैसे उसने स्माइल पास की हो, जैसे वो देख के मुस्कुराया हो। वो बहुत छोटा सा था उम्र में, वो कोई बच्चा सा था, कान उसके नहीं थे, सिर्फ गोल सा उसका चेहरा था। उसने सर बाहर निकाला, लाल सुर्ख आंखें झपकी एक दफ़ा उसने, यानी आंखें जैसे बाहर की तो वो झपक रहा था अपनी आंखें, आंखें उसने बाहर निकाली, सर बाहर निकाला, आंखें झपकी, लाइनें लगी हुई थी, और उसका चेहरा इतना वाइट था, वो कहते हैं इतना वाइट था जैसे कोई पूरा आटा मल के आ गया हो चेहरे के ऊपर, या बहुत ज़्यादा कोई पाउडर लगा के आ गया हो, इतना वाइट चेहरा था। कह रहे मैंने इससे पहले वाइट नहीं देखा, जैसे कोई पाउडर मख के आ गया हो, या अपने मुंह को जाके जो पिसा हुआ आटा होता है, आटे के अंदर मुंह को डाल दे और उसका मुंह जिस तरह का हो जाएगा, वैसा इतना वाइट उसका वो मुंह था। आंखें लाल सुर्ख थीं, और उस इतने वाइट मुंह के ऊपर बड़ी बड़ी लाइनें थीं जो नीचे थोड़ी तक आ रही थीं। और एक सेकंड, कुछ सेकंड के लिए, एक सेकंड नहीं, कुछ चंद सेकंड के लिए उसने सर बाहर निकाला, देखा और साथ ही अंदर चला गया। क्योंकि मैंने उन छोटे छोटे पाँव को जो नीचे की तरफ देखा था, देख के मैंने एलईडी जलाई थी और उस सिमत में एलईडी मारी थी, क्योंकि एलईडी बाइक के ऊपर लगी होती है, उसको आप ऊपर नीचे तो नहीं कर सकते, तो आप हैंडल को ही मोड़ सकते हैं। तो कह रहा मैंने एलईडी को जलाया और हैंडल को जैसे ही मोड़ा तो लाइट तो पड़ी नीचे ज़मीन पे भी, लेकिन नीचे पाँव नहीं थे, लेकिन लाइट ऊपर पड़ रही थी। तो ऊपर उसी लम्हे उसने आके झांका, कुछ सेकंड इस तरह देखा, मुस्कुराया और अंदर चला गया। और ये ऐसा लम्हा था कि मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया, मैं बेहोश होते होते बचा, इतना ज़्यादा डर गया कि मेरा जिस्म कांप रहा था, दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। फौरी तौर पे मैं भागा और भागते हुए ऊपर घर में पहुंच गया। मैंने फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, आयात पढ़नी शुरू कर दी, वाले साहब को जाके बताया तो उन्होंने भी मेरे ऊपर दम किया और मुझे कहा इस तरह पढ़ते रहा करो। वक्त इसी तरह गुजरता रहा, उस घर के अंदर वक्त चलता रहा। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ, तकरीबन रात का टाइम था, 7-8 बजे का टाइम था, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, रात का उन्होंने लफ्ज़ का टाइम 7-8 नहीं मुझे पता, रात का टाइम था। कहते हैं मैं वहाँ से रज़ाई लेने के लिए अंदर गया, उसी स्टोर रूम में जहाँ पे मैंने उस बच्चे को देखा था, उसी जगह से मैं रज़ाई लेने के लिए गया। मैंने उसका दरवाज़ा खोला, बाहर मेन गेट की जो लाइट जल रही थी उसी की रोशनी यहाँ तक आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला, जाके छोटी सी जो रज़ाई थी वो रज़ाई उठाई। जैसे ही मैंने रज़ाई उठाई उस रात के पहर, उस अंधेरे कमरे में जो हर वक्त बंद पड़ रहता था, जिसको आपने स्टोर बनाया हुआ था, जिसके अंदर रज़ाइयाँ पड़ी हुई थी, और जैसे ही मैंने रज़ाई उठाई तो मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। रज़ाई मेरे हाथ में, और एक एहसास सा हुआ जैसे मेरे पीछे कोई आके खड़ा है। ये कैसे एहसास होता है कि अगर कोई सांस ले, कोई चलता हुआ है, पाँव के चलने की आवाज़ हो या सांस लेने की आवाज़ हो, तो इंसान को एक एहसास सा होता है, छठी हिस्स भी कह देती है, पीछे कोई आया है।
रज़ाई हाथ में पकड़े वो छोटी सी, जैसे मुझे एहसास हुआ मेरे पीछे कोई है, मैंने फौरी तौर पे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। मैंने इर्द गिर्द इधर देखा और उसी लम्हे मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरे इर्द गिर्द कोई है, मुझे नज़र नहीं आया, कोई मेरे पीछे आया था। मेरा जिस्म हल्का सा ऐसे वाइब्रेट करना शुरू हो गया, कांपना शुरू हो गया, गूज बम खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, डरना शुरू हो गया। और फौरी तौर पे जल्दी से मैंने रज़ाई जो उठाई हुई थी उठा को उसको कंधे पे रखा, एक साइड पे डाला, और जैसे ही मुड़ा मेरा एक पाँव उस स्टोर रूम के अंदर था और एक पाँव उस स्टोर रूम के जैसे ही मैंने बाहर रखा तो किसी ने अपना हाथ मेरे कंधे पे रख दिया। मैं पहले ही डरा हुआ था, मेरे रोंगटे खड़े हुए थे, मैं खौफजदा था, और जैसे ही हाथ मेरे कंधे पे आया तो कहते हैं जो पहले ही बहुत डर की वजह से, उस अंधेरे की वजह से, क्योंकि मैं रज़ाई लेने के लिए इस कमरे में तो आ गया था लेकिन ये वही कमरा था जहां मैंने पाँव देखे जो गायब हो गए, और उसी लम्हे एलईडी जलाई थी तो किसी के चेहरे को देखा था जिसने झांक के बाहर देखा और चला गया था। मजबूरी थी, मुझे लेनी थी, और किसी को कहता बड़ा हो चुका था कि यार मेरे साथ चलें रज़ाई लेके आएँ, तो मजाक उड़ाते कि अब इतने बड़े हो गए और रज़ाई भी नहीं लेके आ सकते। तो इसलिए रज़ाई लेने तो आ गया था कि जल्दी से उठाऊंगा, उठा के भाग आऊंगा, और किया भी ऐसे। फौरन अंदर दाखिल हुआ, जाती रज़ाई उठाई, जैसे ही रज़ाई को हाथ से पकड़ा, एहसास हुआ पीछे कोई खड़ा है। पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं है, जल्दी से रज़ाई उठाई, कंधे पे डाली, और जैसे ही मुड़ा, एक कदम अभी बाहर ही रखा था तो किसी ने अपना हाथ मेरे कंधे पे रख दिया। वो इतना वजनी हाथ था कि किसी इंसान का हाथ नहीं था। किसी इंसान का हाथ ऐसे वजनी नहीं होता। उस हाथ के नाखून भी इस तरह के थे जो मुझे चुभे ऐसे महसूस हुए कि इतने नोकदार थे जैसे सोयां चुभती हैं। वो एक वजनी सा हाथ, बहुत हैवी सा हाथ, और उसकी नाखून सोयों की तरह, जो सिलाई करने वाली सोई होती है उसकी तरह मुझे चुभे। बाकायदा तौर पे हाथ का वज़न भी महसूस हुआ। जो मैं पहले ही खौफज़दा था, जो पहले ही डरा हुआ था, पहले ही जहन में खौफ सा था, उसके बाद ये भी महसूस हुआ पीछे भी कोई खड़ा है। और जब इस तरह का हाथ मेरे ऊपर आया जिसके नाखून मुझे चुभे तो मेरे मुंह से एक चीख निकली और मैं ज़मीन पे गिर के बेहोश हो गया। इंसान का बेहोश होना बनता है क्योंकि इस कमरे से आपको पहले ही पता हो कि यहाँ पे कोई जिनात के बच्चे रहते हैं जिसको मैंने झांकते हुए देखा था, और वहाँ बाअमर मजबूरी में आप रज़ाई लेने आ ही जाएं और उसके बाद एहसास हो पीछे भी कोई खड़ा है, मुड़ के देखें तो वो छुप जाए, गायब हो जाए, और आप जैसे ही मुड़े बाहर निकलने लगे तो अपना हाथ आपके कंधे पे रख दे। तो एक रात के अंधेरे में एक ऐसे कमरे में जहां पता है जिनात के बच्चे हैं, कोई हाथ आपके कंधे पे रखे तो जान ही निकल जाए। वो गिरा, चीख मार के बेहोश हो गया। घर वालों ने उस चीख को सुन लिया, भागते हुए आए, आके देखा तो अली रुस्तम नीचे बेहोश पड़ा था। उसके हाथ पांव मुड़ चुके थे, उसकी आंखें इस अंदाज में खुली थीं कि ये आंखें सफ़ेद नज़र आ रही थीं, ब्लैक जो हिस्सा ये गायब हो चुका था ऊपर की तरफ हुई हुई थी, और जिस तरह उसके हाथ पांव अकड़े हुए थे, वालिदैन बहुत खौफज़दा हो गए। बच्चे को होश तो आ गया, वो ठीक तो हो गया उसी लम्हे, लेकिन अब ऐसा होने लगा कि अक्सर उसके अंदर हाथ पांव मुड़ जाते और वो अजीब सी बातें करना शुरू हो जाता, जिससे वालिदैन को अंदाज़ा हो गया कि किसी चीज़ ने हमारे बच्चे पे कब्ज़ा कर लिया है। और जैसे ही उस चीज़ की उस बच्चे पे हाज़िरी होती तो उसके हाथ पांव मुड़ जाते, उसकी हालत अजीब सी हो जाती। वालिदैन अली रुस्तम को लेके हर उस पीर, फ़कीर, बाबा, आमिल, जहाँ कहीं भी उनको पता लगता उसके पास लेके जाते, उसका इलाज कराते, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बैठे बैठे, खड़े खड़े, किसी लम्हे भी उसकी हालत, हर वक्त तो नहीं होती थी लेकिन कभी कभी उसकी यह हालत हो जाती। वहीं पर किसी ने उनको बताया कि सरगोदा के वो जो पहाड़ से बने हुए हैं उस साइड पे आप जाएं तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग है, कोई पैसे नहीं लेता। अब इतने लोगों के पास गए हैं जो पैसे लेते हैं, हदिया लेते हैं। आज भी मेरी इस टाइप के बंदे से बात हो रही थी, कौन से मुल्क से थे, जर्मनी से थे या नहीं, बहुत खुश हुए मुझसे बात करके और बहुत सारी दुआएं दी। कह रहे यार इतने पैसे दे चुका हूँ। वाहिद बंदे हैं जो मेरे ख्याल में क्या मुल्क था, उनका कंट्री नहीं, इस वक्त तो इतनी कॉलें आ चुकी हैं। खैर मैं 4+49 का नंबर था, या +49। 49 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 का नंबर था, या +49। 49
उन्होंने कहा जी उस बुज़ुर्ग के पास जाएं, वो पैसे नहीं लेते, वो आपका इलाज करेंगे। उनकी अपनी ज़मीनें वगैरह थी, उनके वहाँ से पैसा वगैरह आ जाता था, वो कोई हदिया नहीं लेके जाते थे, लेकिन दम वगैरह करते थे और पहुंची हुई हस्ती थी। इससे पहले जितनों के पास भी गए थे सब ने पैसे लिए थे, दम दरूद किया था, लेकिन फ़र्क नहीं आ रहा था, आराम नहीं आ रहा था। उस बुज़ुर्ग के पास जैसे ही अली रुस्तम को लेके गए और अंदर पहुंचे, बैठने के लिए कहा, अली रुस्तम को देखा तो देखते ही कहा, जिसको मेरे पास लेके आए हो ये अकेला आया है, इसके साथ जो चीज़ रहती है वो अभी इसके साथ नहीं आई, वो वक्ती तौर पे इसको छोड़ के गई है, इसलिए कि उसको पता लग गया था कि इसको तुम मेरे घर लेके आ रहे हो, इसलिए इसको छोड़ के चली गई है। लेकिन जैसे ही तुम इसको घर वापस लेके जाओगे वो फौरन इसके साथ रहना शुरू कर देगी, वो चीज़ इसके साथ रहती है। लेकिन परेशान ना हो, मेरे पास आ गए हो, अब वो चीज़ इसके साथ कभी नहीं रह सकेगी। अल्लाह ने चाहा तो ये कभी भी इसके पास नहीं रहेगी। उन्होंने कहा बाबा जी हम तो हर उस बंदे के पास गए हैं लेकिन कभी शफा नहीं मिला। उन्होंने कहा कह दिया अब वो चीज़ इसके साथ नहीं आएगी। उन्होंने पानी दम करके दिया, उसके ऊपर पढ़ते रहे, दम करते रहे, पानी भी पिलाया, पानी दम कर दिया, पानी पढ़ने के लिए भी दे दिया कि घर जाके इसको पिलाते रहें, घर के अंदर छिड़काव मारें, सारा कुछ बताया। और कहा कि उस कमरे के अंदर भी जाके छिड़काव करें, जिस तरह मैं पानी बना के देता हूँ, मेरा भी यही काम है, मैं कोई तावीज़ नहीं देता, पानी बना के देता हूँ, कोई हदिया नहीं लेता, कोई पैसे नहीं लेता, पानी बना के देता हूँ, पिए, घर के अंदर छिड़काव करें। उस बुज़ुर्ग ने भी वैसे ही किया, पानी बना के दिया, छिड़काव करने के लिए भी, पीने के लिए भी। और ये आए उसी कमरे के अंदर जहाँ से वो डरा था, जहाँ से उसके साथ वो चीज़, उसने कहा था ये जो चीज़ इस बच्चे के साथ आई है उस कमरे से आई है, ये चीज़ नहीं, वहाँ पे उसका पूरा कबीला आबाद है, वहाँ पे उसके बच्चे आज से नहीं, आप लोगों ने ये मकान जो लिया उससे बहुत पहले से उस घर में आबाद हैं। जब ये रज़ाई लेने गया है तो वो चीज़ इसके साथ अटैच हो गई है। और उन्होंने ही बताया था, उससे पहले किसी ने नहीं बताया था कि उससे पहले भी वहाँ पे एक बच्चे को देख चुका है, जिससे अली को भी यकीन हो गया कि ये हस्ती जो है नेक हस्ती है, पहुंची हस्ती है। किसी ने भी ये बात नहीं की थी, ना किसी को पता थी, लेकिन उस बुजुर्ग को ये बात भी पता लगी थी। उसने कहा था इसने वहाँ पे इसने इस बच्चे को देखा है। और ये बात सिर्फ दो शख्स जानते थे, अली रुस्तम और उसका वालिद साहब। वो मान गए थे कि एक नेक हस्ती है और पहुंची हुई हस्ती है। उनको यकीन हो गया कि अब एक ऐसे बंदे के बाद पहुंच गए हैं जिसके बाद बच्चा ठीक हो जाएगा। पानी लेके आए, छिड़काव किया, जहां जहां उन्होंने कहा था उस कमरे के अंदर भी छिड़काव किया, पूरे घर के अंदर छिड़काव किया, जैसे जैसे उन्होंने समझाया था वैसा वैसा किया। और वो आखिरी दिन था उस चीज़ का कि उसके बाद बाकी दोबारा अली रुस्तम के साथ वो चीज़ ज़िंदगी में दोबारा कभी भी नहीं आई। वो कहते हैं अब तो मैं कतर में हूँ और वहीं पे जॉब कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हूँ, अल्लाह की रहमत है, लेकिन दोबारा कभी भी मेरे साथ कभी कोई मसला नहीं हुआ। उससे पहले अक्सर इन चीज़ों से मेरा टकराव रहता, अक्सर इन चीज़ों से मेरा आमना सामना रहता, और अक्सर ऐसा होता कि बहुत सारे ये तो बड़े बड़े वाक़यात हैं, वो कहते हैं जो मैंने आपको सुनाए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात और भी ऐसे थे जो बहुत छोटे छोटे थे जो मेरे साथ होते रहते थे। उन्होंने वॉइस मैसेज भी किया, अली रुस्तम से मेरी उनसे बात हुई थी, जिस तरह मैंने आप लोगों से कहा आखिरी लफ्ज़ स्टोरी होना चाहिए, उससे पहले आप अपना वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। अली रुस्तम का वॉइस मैसेज वो मैं आपको सुना देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रुस्तम है और मैंने जो है कहानी अभी सेंड की है मज़हर भाई को। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार मज़हर भाई आपकी कहानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी फ्री होता हूँ या मैं टेंशन में होता हूँ या परेशान होता हूँ, मैं आपकी कहानी लाजमी सुनता हूँ। और सिर्फ इन्हीं दिनों में नहीं, मैं बाकी जितने भी डेज़ होते हैं वर्किंग डेज़ ऑफिस में, सारा दिन मेरा बैठने का काम होता है, तो सिस्टम वगैरह पे काम कर रहा होता हूँ, तो बस मैं आपकी एक साइड पे हैंड फ्री लगाता हूँ कान में और सारा दिन आपकी कहानियाँ चलती हैं। मैंने मोबाइल में पूरी सारी जितनी कहानियाँ आती वो मैंने डाउनलोड की हुई हैं और वही लगातार मैं सुनता हूँ आपकी कहानियाँ। तो बस ऐसे ही अल्लाह पाक आपको और कामयाबी दे, आपकी मुश्किलें आसान करें। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अली रुस्तम की अपनी आवाज़ है जो उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करके भेजी, और वो फ़ैन है, बहुत ज़्यादा स्टोरी सुनते हैं, वो आपने उनकी वो मैसेज भी सुन लिया। सो ये इसलिए एंड में सुनाया कि ये उनकी मुकम्मल कहानी थी जो उन्होंने अपनी आवाज़ में मुझे भेजी, और ये उनकी ज़िंदगी के सच्चे वाक़यात हैं जो उनके साथ होते रहे हैं। और मेरी उनसे और भी बहुत सारी बातें हुई हैं, इंशाल्लाह उनसे अब रब्ता रहेगा। वो बेचैन थे जब कहानी उन्होंने भेजी थी, अली रुस्तम भाई अभी मैं आपको कहा नहीं मज़हर भाई मेरी कहानी कब शामिल करेंगे, आपके इस तरह के मैसेज भी हैं वो कि सच्ची कहानी है। और मैंने कहा था इंशाल्लाह जब आपका नंबर आ जाएगा तो मैं इसको सुना दूंगा। तो आपका जैसे नंबर आया तो आज मैंने सुना दिया। तो बाकी लोग भी जिन्होंने मुझे भेजी हुई हैं, सबकी कहानी मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा, सबकी कहानी को शामिल करूँगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना कि अभी तक हमारा नंबर क्यों नहीं आया।
इसलिए नहीं आया कि अभी आपसे पहले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे कहानी भेजी हुई है, जैसे उनकी कहानी सुना दूंगा तो उसके बाद आपकी कहानी को सुनाऊंगा। एक गलती नहीं करनी, शर्त ये है, 2 गलतियां नहीं करनी। एक गलती, जब भी मुझे कहानी भेजें आखिरी लफ्ज़ आपने स्टोरी लाजमी लिखना है। अगर आप स्टोरी नहीं लिखेंगे तो वो हो सकता है मैसेज नीचे से नीचे चला जाए, मैं उसको ना देख सकूं, उसको महफूज ना कर सकूं, इसलिए कहानी नहीं सुना सकूंगा। पहली गलती जो बिल्कुल नहीं करी, कतअन नहीं करनी, वो ये है स्टोरी आखिरी लफ्ज़ STORY स्टोरी लाजमी लिखना है, एक बात। दूसरी गलती, वॉइस मैसेज अगर मुझे करें तो उसको डिलीट नहीं करना तब तक जब तक आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। आप मुझे लिख के भी भेजना चाहते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में, रोमन उर्दू में, आप मुझे लिख के भी भेज सकते हैं, आप मुझे वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन आखिरी लफ्ज़ जो आपका होना चाहिए वो STORY स्टोरी लाजमी लिखा होना चाहिए। और उस स्टोरी से भी पहले एक सेकंड लास्ट जिसको कहते हैं मैसेज, अगर आपको इस तरह का, जिस तरह अली रुस्तम ने अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा, आप भी अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो इंशाल्लाह वो भी जिस तरह मैंने अभी सुनाया है उसको प्रोग्राम में शामिल करूंगा। लेकिन आखिरी लफ्ज़ क्या होना चाहिए? स्टोरी। भेजना किस नंबर पे है? +923136655500। रिपीट कर देता हूं, +923136655500। पाकिस्तान से यही वाला सेम नंबर है, 92 हटा के डायरेक्ट डालें 031366555500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मजहर मलिक को दीजिए इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।